नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाएं भयमुक्त वातावरण में शिक्षण संस्थान और बाजार जा सकें और चेतावनी दी कि अगर किसी गुंडे ने दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर उसकी मुलाकात यमराज से होगी। गोरखपुर महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने हर नौजवान को रोजगार, किसान को सम्मान और हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि युवतियां भय मुक्त वातावरण में स्कूल, कॉलेज और बाजार जा सकें और हंसते हुए आगे बढ़े। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी गुंडे ने दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी को लेकर कहा कि राज्य की पिछली सरकारें जो नहीं कर पाई, उनकी सरकार ने मात्र 2 साल में कर दिखाया है और इस बीमारी का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया है। ये रामगढ़ ताल जो कभी गोरखपुर के अंदर अपराध का केंद्र माना जाता था, आज पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। अब गोरखपुर की कोई उपेक्षा नहीं करता, अब हर विकास की योजना आप तक पहुंचती है, शासन की हर योजना आप तक पहुंचती है, बिना मांगे पहुंचती है। यह है परिवर्तन और उस परिवर्तन में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब एक बार फिर से यहां पर आए हैं। याद रखना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो उपलब्धि आपने हासिल की है, जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, यह हासिल की है धैर्य से, अनुशासन से। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने धैर्य नहीं खोया। हां, अगर गोरखपुर या उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने कभी संघर्ष का रास्ता अपनाया था। आंदोलन हुई, गोरखपुर की सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार बनी, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। पिछली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई थी, हमने मात्र 2 वर्षों में इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया, हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। यानी हम कर सकते हैं, हमने करने की इच्छा शक्ति है। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य, यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने सख्त कदम उठाया है। बुक कॉल विद बीएलओ योजना के तहत 48 घंटे के भीतर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण अनिवार्य होने के बावजूद 8 विधानसभा क्षेत्रों में 10 से अधिक प्रकरण लंबित पाए गए और इस पर सीईओ ने संबंधित सभी निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीईओ नवदीप रिंडवा ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप निर्वाचन अधिकारियों और ईआरओ के साथ एसआईआर कार्यों की समीक्षा की और 8 विधानसभा क्षेत्रों में 48 घंटे से अधिक समय से 10 से ज्यादा मामले लंबित मिले। सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बूथवार नियमित परीक्षा के साथ ही समीक्षा हो और किसी भी स्थिति में कोई भी प्रकरण 48 घंटे से अधिक लंबित न रहने पाए। सीईओ ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि 18 जनवरी को दोबारा प्रत्येक बूथ पर ड्राफ्ट मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाए।
यूपी कोऑपरेटिव बैंक की गोंडा शाखा में 21 करोड़ 47,78,000 रुपए के बड़े घोटाले का राजफाश हुआ है। स्पेशल ऑडिट और आंतरिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 3 तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन पाल, अजय कुमार और सुशील कुमार, कैशियर पवन कुमार के अलावा खाताधारक शामिल हैं। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ऋण वितरण से पहले न तो आवेदकों की पात्रता की जांच की गई और न ही आय प्रमाण पत्र, जमानत मूल्यांकन रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। कई मामलों में फर्जी और कूटरचित अभिलेखों के आधार पर ऋण स्वीकृत कर दिए गए और शाखा स्तर पर बैंक नीति और आरबीआई के दिशा निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। जांच में यह भी उजागर हुआ कि तत्कालीन शाखा प्रबंधकों ने स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के खातों का भी प्रयोग किया। ऋण वितरण के नाम पर निकाली गई धनराशि को माता, पत्नी और पुत्र के खातों में भेजा गया। यह गड़बड़ी दिसंबर 2021 से जून 2025 के बीच विभिन्न चरणों में हुई और इस अवधि में अलग अलग समय पर तैनात रहे शाखा प्रबंधकों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई गई है और न्यायालय के आदेश से कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 21 करोड़ 47,78,000 रुपए के गबन की पुष्टि ऑडिट रिपोर्ट में हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इस बात की जानकारी बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अब जब राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और मंदिर में ध्वजारोहण भी हो गया है तो ऐसे में राहुल गांधी का रामलला के दर्शन करना स्वाभाविक है। तनुज पुनिया ने राहुल गांधी के अब तक राम मंदिर न जाने को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब मंदिर अधूरा था तब वहां पूजा अर्चना का सवाल नहीं उठता था। अब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान विधिवत संपन्न हो चुके हैं, इसलिए राहुल गांधी रामलला के दर्शन करेंगे। दरअसल 23 जनवरी को 32 सदस्यीय संसदीय समिति अयोध्या दौरे पर आने वाली है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और समिति के दौरे और राहुल गांधी के स्वाभाविक राम मंदिर दर्शन को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं। न्यायकर्मी राशिद हुसैन की पीट-पीटकर हत्या के मुख्य आरोपी कलीम पर इनाम घोषित होने के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। नीलीखेड़ी पुल के निकट बंद पड़ी कॉलोनी के गेट पर हुई मुठभेड़ में आरोपी की गोली दरोगा तारिक की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो पैर में गोली लगने से कलीम घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी अमित कुमार आनंद और एएसपी अभिलेख मधौरिया ने मुठभेड़ स्थल का मुआयना किया और घटना में पूछताछ के दौरान हत्या आरोपी कलीम हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पुलिस ने कलीम के कब्जे से तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि अमरोहा के मोहल्ला नल निवासी सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में क्लर्क राशिद को रविवार को परिवार के साथ कार से मुरादाबाद के गांव पट्टी रिश्तेदारी में जा रहे थे और कार चला रहे राशिद को बीवी बच्चों के सामने बाहर खींचकर पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 4 नामजद और 3 अज्ञातों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना में हुसैनपुर गांव का रहने वाला कलीम मुख्य आरोपी था। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई। 11 जनवरी को थाना डिडौली क्षेत्र अंतर्गत एक कार और बाइक में ओवरटेक को लेकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इन कार सवार और बाइक जो सवार थे इनके बीच में मारपीट हुई थी। इसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुकदमा हत्या के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त कलीम, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, वो फरार चल रहा था। आज उसकी नीली खेड़ी पुलिया के पास होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना डिडौली पुलिस द्वारा वहां पे घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से ये घायल हो गया। इसको पुलिस ने अस्पताल में अभी इलाज हेतु एडमिट कराया है। इसमें विधिक कार्रवाई। संभल जिले के चंदौसी स्थित एक अदालत ने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर सहित 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रशासन इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा और यह आदेश सीजीएम विमांशु सुधीर ने 9 जनवरी को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति के पिता द्वारा दायर उस याचिका पर पारित किया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे को पुलिस ने गोली मारी थी। शिकायतकर्ता ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और
तत्कालीन थाना प्रभारी अनुज तोमर और 10 से 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया और सुनवाई के दौरान अदालत ने 9 जनवरी को सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता चौधरी अख्तर हुसैन साहिज ने मीडिया को बताया कि घायल युवक ने पुलिस से छिपकर इलाज कराया था और अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका स्वीकार कर ली है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटे ने मामूली पारिवारिक विवाद के बाद अपने ही पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुलंदशहर देहात थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर ओझा की है, जहां हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय अबूबकर ने अपने 65 वर्षीय पिता ताहिर की उनके ही लाइसेंसी बंदूक से 2 गोलियां मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में हाल ही में सऊदी अरब से भारत लौटा था और घर में किसी बात को लेकर पिता बेटे के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते देखते हिंसक रूप ले बैठी। घटना की सूचना मिलते ही बुलंदशहर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली गई है। थाना कोतवाली देहात के ग्राम अकबरपुर में आज सुबह ये बेटे द्वारा अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम ताहिर बताया गया है, जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है, और बेटे का नाम अबू बकर है, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष बताई गई है। जांच के दौरान यह प्रकरण सामने आया कि पिछले कुछ दिनों से पिता पुत्र के मध्य जो है विवाद चल रहा था और आज सुबह जो है विवाद के क्रम में आपस में कहासुनी गाली गलौज हुई, जिसके क्रम में अबू बकर ने अपने पिता के लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दिए जा रहे हैं। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा किया जा रहा है। अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवाद का कारण पारिवारिक डिस्प्यूट है। उन्नाव जिले में बेटा मुजावर के नौनिहालगंज मोहल्ले में शराबी ई रिक्शा चालक ने आए दिन होने वाले विवाद से परेशान होकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद जेल जाने के डर से खुद भी घर के पीछे दीवार में लगे कुछ कुंडे से रस्सी के फंदे से लटक गया और चीख पुकार की आवाज सुनकर मां दौड़ी, और लेकिन जब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने जांच की तो शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। मृतक संजय गुप्ता 42 वर्षीय ई रिक्शा चालक था और वह शराब का आदी था। नशे की हालत में अपनी पत्नी के फोन पर बहुत ज्यादा बात करने से मना करता था, उसे पीटता भी था। और संजय की मां सिया दुलारी के मुताबिक रात भी दोनों में विवाद हुआ था और बुधवार सुबह 7 बजे फिर कहासुनी हो गई और संजय ने अपनी पत्नी वंदना 38 वर्षीय की पहले गला दबाकर हत्या कर दी और फिर छत पर रखे जाल से रस्सी बांधकर खुद फंदे से लटक गया। घटना की सूचना पर सीओ संतोष सिंह कोतवाल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। कोतवाल अखिलेश पांडे ने बताया कि मृतक की मां की तहरीर पर दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।